नमस्कार भाइयों सभी को। चलिए शुरू करते हैं, हम अपना कंटिन्यू करते हैं स्टडी को। ये पहले से लिखा हुआ है। आप देख सकते हो एक्चुअली मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया एंड पता नहीं क्या टेक्निकल इशू हुआ कि जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो पता नहीं इसमें क्या इशू आ गया कि वो मतलब एरर आ रही थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाया उसको। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, दोबारा से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हम जो है ये जागीरदारी क्राइसिस की बात कर रहे थे, ठीक है? अब मैं ये जागीरदारी क्राइसिस की बात करता हूँ, यहाँ से शुरू करता हूँ। हमने पहले जो है अपना डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हमने शुरू कर दिया था और डिक्लाइन ऑफ मुगल्स में हमने देखा था, उनका जो है औरंगज़ेब का हमने रोल देखा था और हमने देखा था कि क्या पॉलिटिकल रोल्स थे मुगल्स में जिसकी वज़ह से जो है ये आपका डिक्लाइन ऑफ मुगल्स हुआ था। अब हम यहाँ पे थर्ड चीज़ की बात करेंगे दैट इज़ द जागीरदारी क्राइसिस जो कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, उसकी अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जागीरदारी क्राइसिस जो है ना, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न माना जाता है फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न माना जाता है। क्यों माना जाता है? जैसे कि अभी मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रीज़न है। ठीक है? क्योंकि इसी चीज़ से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और एक ना एक साइकिल बनती है कि जो आपके पॉलिटिकल रीज़न्स थे, उनकी वज़ह से जागीरदारी क्राइसिस, देन जागीरदारी क्राइसिस के बाद फर्दर पॉलिटिकल इश्यूज इंक्रीज करते हैं, तो ये पूरी साइकिल बन जाती है। अभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी और ये जो साइकिल की मैंने बात करी है, तो आप कोशिश कीजिएगा उस साइकिल से कनेक्ट करने की। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि ये जो जागीरदारी क्राइसिस है ये 18th सेंचुरी का है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे औरंगज़ेब की बात। देखो औरंगज़ेब मेन एक्टर है, डिक्लाइन में उसका बहुत बड़ा योगदान है, तो उसकी बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो औरंगज़ेब 5807 की बात करते हैं, इसने क्या किया था, इसने देखा था कि हमने देखा था कि गोलकोंडा को 1689 और बीजापुर को 1685 में इसने एनेक्स कर लिया था, इसने कैप्चर कर लिया था। ठीक है, एनेक्स कर लिया था। लेकिन इसने किया क्या? अब जैसे कि ये आपका ये जो इंडिया है, आपका ये जो इंडिया है, ये जो यहाँ पे ये जो गोलकोंडा, बीजापुर आप देखोगे तो इस एरिया में लगभग आता है, मतलब साउथ के एरिया में आता है, ठीक है? और यहाँ पे मुगल रूल है ही पहले से। औरंगज़ेब इस डेक्कन एरिया को कवर करना चाहता है, ठीक है? डेक्कन एरिया को कवर करना चाहता है। तो उसने क्या किया, गोलकोंडा, बीजापुर को कवर तो कर लिया 1689, 1685 में, बट यहाँ की जो ज़मीन है, उसको क्या किया उसने, खलीसा लैंड बना दिया। क्या बना दिया? खलीसा लैंड बना दिया। जैसे कि देखो मैंने लिखा उसकी लैंड को इसने खलीसा लैंड बना दिया। बट क्या किया, जो यहाँ पे नोबल्स पहले से जो काम कर रहे थे, किसमें? गोलकोंडा, बीजापुर में, उनको, उन मनसबदार को उसने क्या किया कि अपने सॉरी उन नोबल्स को क्या किया उसने अपने जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन है, मनसबदारी सिस्टम है, उसमें इंक्लूड कर लिया और उनको मनसबदार बना दिया एंड इवन उनको जागीर्स भी देने दिया उन्होंने। क्यों किया? क्योंकि मनसबदार औरंगज़ेब का ये मानना था कि भाई अगर मैं इनको इंक्लूड कर लूँगा तो मुझे इस जगह का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ऑन द ग्राउंड यही एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे जो पहले से थे। है ना? और इवन क्या है कि ये जो इलाका ये थोड़ा मतलब कहते हैं ना घना इलाका है, ऊपर के प्लेन से अलग इलाका है, तो इसको ये लोग बेहतर तरीके से ज़्यादा समझते हैं जो नोबल्स यहाँ पे पहले से काम कर रहे थे। तो औरंगज़ेब क्या करता है, इनको डेक्कनी ग्रुप में रख देता है और इन सबको डेक्कनी ग्रुप कहा जाता है बेसिकली, जो ये नोबल्स जो इन लैंड पर थे, जो गोलकोंडा, बीजापुर से रिक्रूट कर लिए गए थे मनसबदारी सिस्टम में, इसको डेक्कनी ग्रुप कहा गया, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें देखने को ये मिला कि मनसबदार तो बढ़ गए, लेकिन जागीर लैंड नहीं बढ़ी। अब जब जागीर लैंड नहीं बढ़ेगी तो और इनको औरंगज़ेब ने जागीर देने का वादा कर दिया, तो औरंगज़ेब इनको जागीर कहाँ देगा? ये ऊपर के रीजन में देगा और ये तो पहले से ही फुल है ना, क्योंकि यहाँ पे तो भाई जागीरदार पहले से ही हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिला कि जागीर लैंड नहीं बढ़ी बट मनसबदार बढ़ गया, ठीक है? तो जो एक्जिस्टिंग जागीरदार हैं, उनकी जागीर कॉम्प्रोमाइज़ होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब आगे बात करते हैं। जो एम्परर थे औरंगज़ेब 5807 के बाद उन्होंने क्या किया, वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार्स को नए नए अपनी तरफ करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जो एक्जिस्टिंग मनसबदार्स हैं, उनकी जागीर को बढ़ाने का दावा कर देते हैं, उनके मनसब को बढ़ाने का दावा करते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार्स का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि फैक्शनलिज़्म चल ही रहा है, फ्रेजाइल पॉलिटी चल ही रही है। तो आप देखेंगे उस चीज़ को। और ज़्यादा से ज़्यादा नए मनसबदार्स को रिक्रूट करना भी चालू कर देते हैं। जो एम्परर हैं, या तो वो पावर में रहना चाहते हैं, या तो वो पावर में आना चाहते हैं और उसके लिए वो ये काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई जागीर लैंड इंक्रीज़ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा कि मनसबदार बढ़ गए लेकिन जागीर लैंड
नहीं बढ़ी, वो वहीं की वहीं रह गई। अब यहाँ पे अगली चीज़, अगला रीज़न ये भी कहा जाता है कि जो है इनइक्वालिटी भी है। इनइक्वालिटी कहाँ है? इनइक्वालिटी है जागीर में। जागीर में क्या इनइक्वालिटी है? जो मनसबदार हैं ओवर जागीर लैंड पर जो मनसबदार हैं, वो देखने को मिलेगा कि 5% मनसबदार 61 जागीर लैंड को कंट्रोल करते हैं। कितने? 61 जागीर लैंड को कंट्रोल करते हैं और बाकी बचे हुए 39% 95 मनसबदार रखते हैं। मतलब क्या है कि मनसबदार ज़्यादा है, जागीर लैंड कम है। क्यों कम है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जागीर लैंड तो ये 5% बड़े मनसबदारों के पास है। ठीक है, 5% बड़े मनसबदारों के पास है और ये हो क्या रहा है कि औरंगज़ेब भाई नए नोबल्स को रिक्रूट कर रहा है, एम्परर्स नए-नए मनसबदार को रिक्रूट कर रहे हैं टू गेट द सपोर्ट, और यहाँ पे जो है जागीर लैंड बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। तो ये भी एक कारण है, ठीक है? और यहाँ पे इन सब रीज़न को, अगर आप तीनों रीज़न को आप मिला के देखो तो क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जागीरदारी क्राइसिस का फॉर्म ले रहा है कि मनसबदार बढ़ते जा रहे हैं बट जागीर लैंड नहीं बढ़ रही है, ठीक है? तो ये जागीरदारी क्राइसिस इसी को ही कहा गया है। अब इसको इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब मान लीजिए भाई जो जागीर है वो थी क्या? अब आप ना वो बेसिक पॉइंट पे जाइए, जब मैंने आपको शुरू में पढ़ाया था कि जागीर थी क्या? जागीर थी एक्चुअली दी सैलरी ऑफ दी मनसबदार। सैलरी जो थी वो मनसबदार की सैलरी जागीर से आती थी। जो जागीर लैंड का जो लैंड रेवेन्यू होता था वो सैलरी जाती थी। जब उसको जागीर मिलेगी ही नहीं और उसे सैलरी दी गई है, वादा किया गया है कि हम जो है आपको सैलरी जागीर के फॉर्म में देंगे। बट हो ये रहा है कि भाई उसको जागीर ही नहीं मिल रही है। मिल भी रही है तो कितने टाइम तक रहेगी उसके पास पता ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं। क्यों फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हो रहे हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मनसबदार को, नए मनसबदार को रिक्रूट किया जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग मनसबदार है उनको उनकी जागीर को बढ़ाने का वादा किया जा रहा है, मतलब उनकी सैलरी को बढ़ाने का वादा किया जा रहा है। तो जो छोटे-छोटे मनसबदार हैं उनकी जागीर कॉम्प्रोमाइज़ होंगी ही यहाँ पर। एंड इवन जो ये मनसबदार हैं, इनको भी नहीं पता है कि मेरे पास कब तक है ये मनसबदार, जो जागीर है, क्योंकि कल को एम्परर चेंज होगा और वो इन सब मनसबदार्स को बदल देगा, इनकी जागीर्स को बदल देगा। एंड इवन जो एक्जिस्टिंग मनसबदार है, जब उसको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा और उनको दूसरा पावरफुल मनसबदार सपोर्ट देने आ जाएगा, तो भी वो बदल देगा। ठीक है? तो ये सारी कारण बन रहे हैं और इस वजह से जागीरदारी क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है। और जब उनके पास जागीरदारी क्राइसिस इनडायरेक्टली इकोनॉमिक क्राइसिस ही है, क्योंकि ये सैलरी है अवधि मनसबदार की, ठीक है? जब सैलरी ही नहीं मिलेगी तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो कोई भी काम मनसबदार नहीं कर पाएगा। अब इसका इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। किसके? जागीरदारी क्राइसिस के इम्पैक्ट की बात कर लेते हैं। होता क्या है कि जो बहुत से मनसबदार हैं, वो कई समय तक जागीरलेस रहते हैं, कई समय तक जागीरलेस रहते हैं। क्यों रहते हैं जागीरलेस? भाई क्योंकि जागीर लैंड अवेलेबल ही नहीं है, तो हम जागीर दे कहाँ से दें? अब जो एक्जिस्टिंग है उनको हटा दिया तो भाई वो भी तो रुष्ट हो जाएँगे, उनको रुष्ट करा नहीं जा सकता। तो ये दिक्कत थी कि जिस वजह से कई मनसबदार जागीरलेस रहते हैं कई सालों तक। अगली चीज़ हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि जो छोटे मनसबदार होते हैं, जो स्मॉल मनसबदार होते हैं, उनमें इनसिक्योरिटी आ जाती है लाइफ़स्टाइल को लेकर। लाइफ़स्टाइल माने क्या है? हुआ क्या कि मतलब वो जो है ना डेली मर्रा में जिस तरीके से एक ऑरा में, जिस एक बोलते हैं ना रौब में मनसबदार लोग रहते थे, वो चीज़ को वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जागीर है नहीं उनके पास, सैलरी उनको टाइमली मिल नहीं रही है। और ऊपर से क्या है भैया, बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला वाला डायलॉग हो जाता है कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो आ गए हैं इसी टाइम। वो एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट किए हुए हैं। एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट करने की वज़ह से क्या है कि जो लग्ज़री आइटम्स हैं, जो लग्ज़री गुड्स हैं, वो महँगे हो गए हैं। अब इन लोग के पास पैसा पहले ही नहीं था, उसके बाद लग्ज़री आइटम्स महँगे हो गए। भाई मनसबदार हैं, ये लग्ज़री आइटम से नीचे उतरते नहीं हैं। तो भाई ये लोग जो है अपनी लाइफ़स्टाइल को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी भी इनसिक्योरिटी आ गई है। इतना किल्लत है जागीरदारी का ऐसे से, ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे क्यों, इसलिए इसको इसीलिए इसको मैंने कहा कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट। फिर उसके बाद इनसिक्योरिटी आ गई मनसबदार्स में, क्यों? क्यों मनसबदार में? ज़ाहिर-सी बात है मैंने इसको अलग रखा है, अगर इस लाइफ़स्टाइल के सेक्शन से इनसिक्योरिटी को, इस इनसिक्योरिटी को अलग रखा है, तो कुछ ना कुछ फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसको मैंने इसलिए अलग रखा है, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। पहली चीज़, इनसिक्योरिटी मनसबदार में क्यों आ रही है? क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो रहा है जागीर का। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र क्यों हो रहा है जागीर का? अभी मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया। क्योंकि जो एम्परर हैं, वो पावर में रहने के लिए या पावर में आने के लिए जागीर का, मनसबदार का कंट्रोल अदला-बदली कर रहे हैं। नए मनसबदार्स को रिक्रूट कर रहे हैं, एक्जिस्टिंग मनसबदार को हटा रहे हैं, एक्जिस्टिंग मनसबदार की जागीर को बढ़ा रहे हैं। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हो रहा है जागीर का। मनसबदार को पता ही नहीं है कि ये जागीर मेरे पास कब तक रहेगी।
तो जब ये चीज होगा, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होगा, तो इसका भी तो कुछ इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। उसके इम्पैक्ट नीचे लिखे हुए हैं। पहला इम्पैक्ट, ग्रुप पॉलिटिक्स बढ़ जाएगी। क्यों ग्रुप पॉलिटिक्स बढ़ेगी? भाई फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहा है तो मनसबदार चाहेगा कि मेरी जागीर मेरे पास रहे, एंड इवन जो जागीर है वो ज्यादा समय तक रहे, और प्लस मेरी जागीर बढ़ भी जाए। मनसबदार ये चाह रहा है, मनसबदार के दिमाग में ये चल रहा है। और एम्परर क्या चाह रहा है? एम्परर चाह रहा है कि जो मेरा फेवरेट है उसके पास जागीर रहे, ज्यादा से ज्यादा मनसबदार मेरे पास रहे, और जो एग्जिस्टिंग मनसबदार है, जो बड़ा मनसबदार है, वो मेरी तरफ रहे। तो क्या यहाँ पे ग्रुप पॉलिटिक्स बढ़ती हुई नहीं दिखेगी? और आपको ध्यान देना चाहिए कि ग्रुप पॉलिटिक्स की वजह से ही जागीरदारी क्राइसिस बढ़ रहा है। तो क्या ये साइकिल देखने को मिल रही है? तो ग्रुप पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, ग्रुप पॉलिटिक्स बढ़ रही है, कंपटीशन ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर दी एम्परर। कंपटीशन बढ़ गया है मुगल्स के बीच में, भाई एम्परर पे अपना इन्फ्लुएंस बना के रखना है। ठीक है। अगली चीज आपको जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ जागीर से, जाहिर सी बात है, आप खुद बताओ, कोई चीज आपको पता है कि मेरे पास ये टेम्परेरी है, या कोई चीज आपको पता है कि मेरे पास भाई 4 दिन तक, 10 दिन तक, कब तक है मुझे नहीं पता, तो क्या आप उस पे इन्वेस्ट करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। तो वही चीज हुई मनसबदार के पास। मनसबदार को पता ही नहीं है कि ये जागीर मेरे पास कब तक है। तो मनसबदार क्या करेगा कि उस जागीर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? मतलब जो सर्विस उसे दी गई है वो नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसको करप्ट फॉर्म में करेगा। जो मनसबदार या जागीरदार है वो चाहेगा कि इस जागीर से ज्यादा जो है एक्सट्रैक्ट किया जाए, बजाय इसके कि इसमें इन्वेस्ट करके इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी ऑफ जागीर को बढ़ाया जाए। वो नहीं बढ़ाएगा। और ऐसा करने से कोई इंसेंटिव नहीं होगा जब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जागीर के द्वारा, तो उससे होगा क्या? एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। और अगर एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर गई तो इससे क्या होगा? जो रियल इनकम है पीजेंट की, वो भी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। अब बात कर लेते हैं ये रियल इनकम भाई क्या है। रियल इनकम क्या होती है, चलो बात कर लेते हैं। रियल इनकम, ठीक है, होता क्या है? अब मान लीजिए कि एग्रीकल्चर है, प्रोडक्टिविटी मान लो फाइनली मिलकर आई 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए भाई प्रोडक्टिविटी निकल कर आई। इसमें से जो एल आर है वो एल आर चला गया ₹70 का। तो फाइनली किसान के हाथ में क्या बच गया? ₹30। तो ये उसकी रियल इनकम है। क्या है? ये इसकी रियल इनकम है। लेकिन अब क्या हो गया भाई? प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दिया नहीं जा रहा, इंसेंटिव कोई है नहीं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डाउन कर गई, जमीन में जितना भी पैसा लगा उसका, जमीन जो है वो उतना प्रोडक्टिव है नहीं। प्रोडक्टिव नहीं है तो उसकी वजह से जो फाइनल कमाई हुई भाई ₹80। एल आर चला गया भाई ₹70। बचत कितनी हो गई? ₹10। तो रियल इनकम क्या है? ₹10। तो रियल इनकम डाउन हो गई कि नहीं हो गई? यही रियल इनकम की यहाँ बात करी जा रही है कि रियल इनकम जो है फर्दर क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। किसकी? किसान की। अब मुझे यहाँ बताओ, अभी इसको जोड़ दूंगा मैं आगे चल के। एक और इम्पैक्ट हमें देखने को क्या मिला? किसकी वजह से? फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ जागीर्स की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है क्या? कि जो ऑपरेशन है पीजेंट्स का और प्राइमरी जमींदार का बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ही ना। कॉमन सेंस की बात है, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जो जागीरदार है, मनसबदार है, वो चाह रहा है ज्यादा से ज्यादा भाई एक्सट्रैक्ट कर ले हम, क्योंकि हमें नहीं पता ये जमीन, ये जागीर मेरे पास कब तक है। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कब हाथ से ये चली जाए। तो इनका ऑपरेशन बढ़ जाएगा। किसका? पीजेंट का और प्राइमरी जमींदार का। प्राइमरी जमींदार का क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डायरेक्टली पीजेंट से कलेक्ट कौन कर रहा है? प्राइमरी जमींदार कलेक्ट कर रहा है। तो जो इंटरमीडिएट जमींदार है वो किस पर प्रेशर बनाएगा? प्राइमरी जमींदार पर। और इंटरमीडिएट जमींदार पे कौन प्रेशर बनाएगा? जागीरदार। ठीक है। तो इस तरीके से जो है ऑपरेशन बढ़ रहा है। अब इसकी वजह से, अब ये ऑपरेशन बढ़ा कौन रहा है? ये ऑपरेशन बढ़ा रहा है मनसबदार। क्यों बढ़ा रहा है? क्योंकि ही वांटेड टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम दी जागीर से जितना ज्यादा से ज्यादा चाहे उसको रिक्रूट करना चाहता है, वो एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। और इसके लिए वो क्या करेगा? किस सिस्टम का इस्तेमाल करेगा? हमने पहले भी पढ़ा है कि जब किसी जमीन से ओवर एक्सट्रैक्शन करना होता था लैंड रेवेन्यू का, या उस जमीन से वो जो लैंड रेवेन्यू तय लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा होता था, और उसको कलेक्ट करने के लिए किस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था? इजारदारी सिस्टम के द्वारा इस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। और इजारदारी सिस्टम, इससे क्या होगा? इजारदारी सिस्टम ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। किस वजह से? क्योंकि मनसबदार ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, प्लस रियल इनकम पीजन की कम हो गई है। रियल इनकम कम होने से इम्पैक्ट ये पड़ा हुआ है कि जो
आपका लैंड रेवेन्यू वो पीजेंट नहीं दे पा रहा है, प्राइमरी जमींदार कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से भैया कहा जाएगा प्राइमरी जमींदार से कि आप साइड होइए, हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देते हैं जिसको पूरा करने की हिम्मत रखता है, और वहां पे इजारदारी सिस्टम को लागू कर दिया जाएगा, और यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इजारदारी सिस्टम इंक्रीज हो रहा है। देखिए कनेक्ट हो गया ना आपस में गोल गोल। अब ये देखिए इजारदारी सिस्टम जब इंक्रीज होगा तो इसका रिजल्ट ये देखने को मिलेगा कि पीजेंट रिवोल्ट 18th सेंचुरी में बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे भाई? पीजेंट को दिक्कत हो रही है, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रहा है। तुम रोज रोज दरवाजे पे आ जाते हो कि भाई लैंड रेवेन्यू दो, और इवन लैंड रेवेन्यू बढ़ा के मांग रहे हो, ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है पीजेंट को रिवोल्ट करना पड़ेगा। अब जब पीजेंट रिवोल्ट करेगा तो इनको लीडरशिप देगा कौन? जमींदार। जब मैंने जमींदार आपको बताया था, तो मैंने ये चीज बताया था कि जब पीजेंट रिवोल्ट करेंगे तो लीडरशिप कौन देगा? यही प्राइमरी जमींदार से देंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं पीजेंट से। एंड इवन ये खुद भी किसान है, इनकी खुद भी जमीनें हैं जिनको मिल्कियत कहा जाता है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो प्लीज आप प्रीवियस क्लासेस जाके देख लीजिए, और आप मैंने प्लेलिस्ट बना दी, उसमें आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पीजेंट रिवोल्ट 18th सेंचुरी का, लीड टू जमींदारी। जमींदार जो है लीडरशिप दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है जाट किंगडम का, जिसको लीडरशिप जिसको सेटअप किया था चूड़ामन जाट ने। तो मतलब ये है कि जो जाट किंगडम है वो रिजल्ट है किस चीज का? एक पीजेंट रिवोल्ट का। किस चीज का? एक पीजेंट रिवोल्ट का। अब एक चीज और कनेक्ट करेंगे पीजेंट रिवोल्ट से। क्या कनेक्ट करेंगे? हम कनेक्ट करेंगे मिलिट्री करप्शन को। अभी मिलिट्री करप्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर हो रहा है, जागीरदारी क्राइसिस है ही। तो जब इनकम आ नहीं रही है तो मनसबदार क्या करेगा? मनसबदार भाई जो उसको जिम्मेदारी दी गई कि हमको जो है सवार मेंटेन करके रखने हैं, आर्मी मेंटेन करके रखनी है, हम नहीं मेंटेन करेंगे, मतलब मिलिट्री करप्शन हो रहा है। और दूसरी तरीके से क्या होता है कि सवार के लिए जो एलोकेशन जो बोलते हैं ना, वो अलाउंस दिया रखा है कि आपको इतना रुपया मिल रहा है कि आप इतने सवार मेंटेन करो, वो नहीं करेगा, वो उस पैसे को अपना बनाएगा, क्योंकि उसको तो सैलरी निकालनी है। तो इससे क्या होगा? फाइनली मिलिट्री वीक हो जाएगी मुगल्स की। अच्छा मुझे ये बताओ, जब मुगल्स की मिलिट्री वीक होगा इससे क्या होगा? जब ये किसान को पता चलेगा कि भैया मुगल्स तो मिलिट्री वीक है, तो किसान और भी ज्यादा रिवोल्ट करने लगेंगे। और भी ज्यादा क्यों? क्योंकि उनको पता है ना मुगल्स तो मिलिट्री वीक है, क्या ही कर लेंगे, ठीक है। और इससे क्या होगा? अफगान इन्वेजन भी बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अभी हम बहुत ही जल्द एक अफगान इन्वेजन की बात करने वाले हैं, जो कि नादिर शाह के द्वारा किया जाएगा। वो उसका कारण ये भी कहीं ना कहीं बनेगा, जागीरदारी क्राइसिस भी बनेगा, मिलिट्री वीक भी उसका कारण बनेगा। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस से मुगल्स का क्या क्या नुकसान हो गया। भैया आप देखिए, जागीरदारी क्राइसिस हुआ, जागीरदारी क्राइसिस से मुगल्स मिलिटरली वीक हो गए, ठीक है। ग्रुप पॉलिटिक्स चली रही है, इकोनॉमिक वीकनेस हो ही गई है। क्यों इकोनॉमिक वीकनेस हो गई? भाई सैलरी कहाँ मिल रही? मनसबदार के पास पैसे ही नहीं है, ना मनसबदार के पास है ना किसान के पास है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी में तो इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा ना, पैसे ही नहीं है, तो इकोनॉमिकली वीक है। लॉयल्टी ऑफ मनसबदार, जब किसान के पास पैसा नहीं है, मनसबदार के पास पैसा नहीं, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होगा नहीं, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होगा नहीं, तो फाइनली क्या होगा? मुगल से भी कमजोर हो जाएंगे। लॉयल्टी ऑफ मनसबदार खत्म हो गई, क्योंकि मिलिट्री करप्शन हो रहा है। जब मिलिट्री करप्शन है, मिलिटरली वीक है, तो क्या होगा? मराठा का इन्वेजन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? मराठा ज्यादा अटैक करने लगेंगे मुगल्स पर कि नहीं? 110% करने लगेंगे। और क्या है? पीजेंट रिवोल्ट हो ही रहा है। तो मतलब क्या है? ना तो आप पॉलिटिकली स्टेबल हो, ना तो आप पॉलिटिकली मजबूत हो, ना मिलिटरली मजबूत हो, कौन? मुगल्स। ना आप इकोनॉमिकली मजबूत रह गए, ना आप सोशली मजबूत रह गए। बचा क्या भाई? सारे फैक्टर तो खत्म हो गए, तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स तो तय है। जब सारे फैक्टर, मेन फैक्टर खत्म ही हो गए, तो डिक्लाइन ऑफ मुगल्स तो होगा ही, और वही हुआ, हमें देखने को भी मिला। अब कुछ बात कर लेते हैं किसकी? प्रूफ्स की, जो ये बताते हैं कि हाँ भाई डिक्लाइन ऑफ मुगल्स है, कंफर्म है। प्रूफ की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम तो भाई यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, हम बिना प्रूफ के, बिना सबूत के कोई बात करते नहीं है। तो हम सबूत देख लेते हैं, क्या है कि भाई हाँ, हम कैसे मान लें कि मुगल्स डिक्लाइन हुए? चलो उसके सबूत देखते हैं, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। उससे पहले थोड़ा-सा एक ये हायरार्की आप थोड़ा-सा ध्यान रख लोगे तो आपको ये कहानी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी। भाई पहले औरंगज़ेब था 5807, फिर बहादुर शाह 0712, फिर जहांगीर शाह 1213, फिर फारूक सियार 1319 एंड देन मोहम्मद सारंगीला 1948। अब कहानी अपनी शुरू करते हैं। हुआ ये कि बहादुर शाह है पावर में 0712, बहादुर शाह का बेटा है फारूक सियार, आपको ये ध्यान रखना है। जहांगीर शाह पावर में आना चाहता है। कौन? जहांगीर शाह। बहादुर शाह पावर में है, बहादुर शाह का बेटा फारूक सियार है, जहांगीर शाह पावर में आना चाहता है। तो जहांगीर शाह क्या करता है? जाहिर सी बात है, जब बहादुर शाह पावर में है तो बहादुर शाह का बेटा फारूक सियार भाई पावर में आ जाएगा, तो जहांगीर शाह ऐसा सह नहीं सकता।
ठीक है। तो जहांगीर शाह क्या करना चाहेगा कि बहादुर शाह को खत्म करेगा और अपना राजा बन जाएगा, और वही जहांगीर शाह करता है। जहांगीर शाह क्या करता है, एक सैयद ब्रदर्स होते हैं, और ये सैयद ब्रदर्स हिंदुस्तानी ग्रुप्स के होते हैं। सैयद सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, इनकी मदद लेते हैं, किनकी, सैयद ब्रदर्स की मदद लेते हैं जहांगीर शाह, और फारूक शियार के जो पिताजी हैं, दैट इज द बहादुर शाह 012, उनको एग्जीक्यूट कर देता है और जो है खुद पावर में आ जाता है। ठीक है। पहली चीज, क्या यहां से ये पता नहीं चल रहा कि जो है मुगल्स में एक फ्रेजाइल पॉलिटी चल रही है, फैक्शनलिज्म चल रहा है, ग्रुप पॉलिटिक्स चल रही है? क्या यहाँ से ये चीज नहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। क्या यहाँ से ये दिख रहा है कि ये जो है कारण बनेगा जागीरदारी क्राइसिस का, या ये जो खुद है ये कारण है जागीरदारी क्राइसिस? क्या ये चीज दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। कैसे दिख रही है? ग्रुप पॉलिटिक्स हो रही है, मतलब कि एम्परर को मनसबदार की जरूरत है, मनसबदार को एम्परर की जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप मैंने बताया था पहले। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप थोड़ा सा डीप थिंकिंग कीजिएगा, क्योंकि ये जो एग्जाम है ये डीप थिंकिंग का ही एग्जाम है। आप जितना ज्यादा डीप थिंकिंग करेंगे उतना ज्यादा आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, और जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे उतने ज्यादा आप बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो ये एग्जाम है, यहाँ पे सिर्फ आंसर देना कला नहीं है, यहाँ पे मेन है कि आपको प्रॉब्लम को ढंग से समझना है, और कॉन्सेप्ट को सही से समझ के सही ढंग से अच्छा और बेहतर आंसर देना है। क्योंकि आंसर जितने बच्चे देंगे, सब कुछ देंगे, मैं लिखूंगा आंसर, आप लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे, सबके आंसर सही होंगे, कोई गलत नहीं लिखेगा। बात यहाँ पे आएगी, अंतर यहाँ पे आएगा कि किसने बेहतर आंसर लिखा है। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप यहाँ पे डीप थिंकिंग कीजिएगा। जानबूझ के मैं कुछ फैक्ट, कुछ चीजें जानबूझ के मैं गैप रख रहा हूँ, जिससे कि आप उस चीज पर थिंक करो, सोचो, क्योंकि जब आप थिंक करोगे, सोचोगे, तो आपको और चीजें, नए कॉन्सेप्ट नए तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है। चलिए, अब जहांगीर शाह की बात हो गई। अब आप यहाँ पे ये कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से जागीरदारी क्राइसिस, ये जो प्रूफ्स मैं दे रहा हूं, ये किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, किस तरीके से मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्ट हो रहा है, किस तरीके से जो प्राइमोजेनेचर कॉपर्सनरी मैंने बताया था, दैट इज दी मेथड ऑफ, बोलते हैं ना कि किस तरीके से जो आगे की लीनियज है वो चलेगी, किस तरीके से नेक्स्ट एम्परर चुना जाएगा, मेथड ऑफ सक्सेशन जो मैंने बताया था, प्राइमोजेनेचर कॉपर्सनरी, वो किस तरीके से इससे कनेक्ट हो रहा है। तो आप इस चीज को कनेक्ट करके देखिए। ठीक है। तब आपको ये चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, और डिटेल में समझ में आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो ये मैंने जहांगीर शाह वाली बात बताई। अगली बात मैं बताता हूँ फारूक शियार की। यहाँ पे मैं बता रहा था फारूक शियार की बात। तो फारूक शियार 1319, भाई जाहिर सी बात है ये बदला लेना चाहेगा जहांगीर शाह से। पहली चीज, भाई इसके पिताजी को मारा है जहांगीर शाह ने सैयद ब्रदर्स की मदद से, और प्लस ये खुद भी पावर में आना चाहता है। तो ये क्या करता है, ये जानता है कि डायरेक्टली नहीं आ सकता, इसको मनसबदार की मदद चाहिए। ये कहाँ जाता है, सीधे सैयद ब्रदर्स के साथ। ऑफ कोर्स सैयद ब्रदर्स, अगर बार बार सैयद ब्रदर्स की मदद ली जा रही है, तो मतलब मेरे को समझ में आ रहा है कि सैयद ब्रदर्स आर पावरफुल पीपल्स, हिंदुस्तानी ग्रुप के हैं। तो सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, सैयद ब्रदर्स जो है वो सैयद ब्रदर्स की मदद से फारूक शियार पावर में आ जाता है। लेकिन होता ये है कि सैयद ब्रदर्स भाई काफी पावरफुल मनसबदार होते हैं। और आपको एक चीज मैं ध्यान दिला दूं कि फारूक शियार एम्परर है, सैयद ब्रदर्स ओनली मनसबदार हैं, मतलब एम्परर के अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सैयद ब्रदर्स इतने पावरफुल हो जाते हैं कि सैयद ब्रदर्स के पपेट बन जाते हैं फारूक शियार, पपेट। और जहांगीर शाह भी इवन पपेट होते हैं एक टाइम पर सैयद ब्रदर्स के। तो फारूक सियार पपेट होते हैं, और फारूक सियार इस चीज से पीछा छुड़ाना चाहता है। तो फारूक सियार क्या करता है, एक प्लान बनाता है कि भाई मैं सैयद ब्रदर्स को खत्म कर देता हूँ। लेकिन इस प्लान का सैयद ब्रदर्स को पहले ही पता लग जाता है। सोचिए कितने पावरफुल है ये। इनका सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है कि उसे एम्परर की बात पता चल गई है कि भाई वो मेरे खिलाफ प्लान कर रहा है। ठीक है। फिर सैयद ब्रदर्स क्या करते हैं, सैयद ब्रदर्स अलाई कर लेते हैं किससे, मराठा से। कहते हैं भाई मराठा आप साथ में आ जाओ, सैयद फारूक सियार को खत्म करना है, फारूक सियार को रास्ते से हटाना है। क्यों? क्योंकि फारूक सियार अब जो है भाई हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तो फारूक सियार को हराते हैं मराठा के साथ मिलकर, कौन, सैयद ब्रदर्स। एंड देन मोहम्मद सारंगीला को, मोहम्मद सारंगीला 1948 को एज अ पपेट रूलर सैयद ब्रदर्स बैठा देते हैं।
ठीक है। सईद ब्रदर्स बैठा देते हैं किसको, मोहम्मद शाह रंगीला को। तो चलिए आज की क्लास फिर हम यहीं तक रखते हैं। कल हम और भी ज़्यादा प्रूफ्स पढ़ेंगे, कुछ प्रूफ्स और हैं अभी बचे हैं वो प्रूफ्स पढ़ेंगे, और हम एक लास्ट चीज और पढ़ेंगे जो कि डिक्लाइन, लास्ट चीज नहीं कहेंगे, सेकंड लास्ट कहेंगे, जो चीज दर्शाती है कि मुगल्स आर डिक्लाइन और वो मुगल्स डिक्लाइन कर गए हैं। दैट इज द नादिर शाह का इन्वेजन, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह हम कल कंप्लीट कर देंगे। एंड इवन ये जो जितने प्रूफ्स हैं इनको कंप्लीट कर देंगे, और उसके बाद हम जो है सक्सेसर स्टेट्स की बात करेंगे। मतलब सबसे पहले हम ये प्रूफ्स को खत्म करना है, अगली चीज हम नादिर शाह की बात करेंगे इन्वेजन की, फिर हम जो है यहाँ पे सक्सेसर स्टेट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको, आई होप आपको मैंने सारी चीजें डिटेल में बढ़िया से समझाई हैं। मैंने पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको चीजें जितनी बेहतर तरीके से, आसान तरीके से समझा सकूं। ठीक है, और आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज मैं देख रहा हूँ कि मेरी वीडियोस पे व्यूज फिर भी मतलब ठीक आते हैं, लेकिन लाइक्स और सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और मैं जो एक सपना लेके चला हूँ कि भाई मतलब सबको मैं अपना रिवीजन करूँ, सबको मैं अपना जो नॉलेज है वो दे सकूँ, तो वो मैं पूरा करूँ और मुझे और मोटिवेशन मिले इन चीज़ों से, लाइक से, शेयर से, सब्सक्राइब से। तो प्लीज़ करिएगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कम है। ठीक है, और मैं अपना कंसिस्टेंसी रखूँगा। अभी जो गैप हो गया उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, बाकी मैं कंसिस्टेंसी रखूँगा कि वीडियोज़ जो हैं कंसिस्टेंट तौर पर आएँ। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।